नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 35, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होने जा रहे हैं। इस वीडियो में प्रश्न है जैसे कि मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं, और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है। इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 35। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है। विकल्प है केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर क्या होगा। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि है केदारनाथ सिंह। ए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। विकल्प है आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या फिर शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी, तो प्रयोगवाद की विशेषता थी शिल्पगत चमत्कार। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध अगे, त्रिलोचन भवानी प्रसाद मिश्र या फिर रागे राघव धर्मवीर भारती। क्या होगा सही उत्तर इसका। प्रयोगवादी काव्य में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हरिकित पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। विकल्प दिए गए हैं उसकी चेतना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक या फिर पूर्ण रूप से सांस रोक। क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्ष तलक पहुंचा सकूं। इसका उत्तर क्या होगा। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य, इसके आगे यहाँ पे क्या होना था, डैश 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 होना था और आगे संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि उसकी वेदना का स्रोत। अधूरा कार्य के आगे यहाँ डैश डैश था लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, और तो वहाँ उत्तर होगा इसका उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। इस तरह का इसका जो उत्तर निकल कर आएगा, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा इसका इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष धारा। विकल्प है इसका नौका विहार पंत, अंतः सलील अगे, नदी के दीप अगे, बादल राग निराला। क्या होगा इसका उत्तर। कविता
कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषिधार। तो इसका उत्तर होगा अंतः सलील अगे, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। विकल्प दिए गए हैं इसके, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, यह दीप अकेला अगे, या फिर कुकुर मुक्ता निराला। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा, भूल गलती मुक्तिबोध, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार डैश पहाड़ डैश समुद्र समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई डैश आत्म संभवा। विकल्प है इसके, प्रेम अभिव्यक्ति के प्रकार, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, अखंड ज्योति दुर्निवार, या फिर निरंतर बहने वाला विचार। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी का, पूंजीपति का, निम्न वर्ग का, या फिर सर्वहारा वर्ग का। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस जो प्रतिनिधि करता है वो है बुद्धिजीवी का। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो यह है बुद्धिजीवी का, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? अगे की है, जगदीश गुप्त की है, भारत भूषण अग्रवाल की है, या फिर गिरिजा कुमार माथुर की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अगे की है यह पंक्ति। पंक्ति क्या है? मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्ति जो है वो है अगे जी की, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? विकल्प है आगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, या फिर मुक्तिबोध। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि जो है वह है रघुवीर सहाय जी। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का, नरेश मेहता का, केदारनाथ अग्रवाल का, या फिर केदारनाथ सिंह का। जमीन पक रही है जो कविता संग्रह है वह है केदारनाथ सिंह जी का, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, गीत फरोश में कवि जो है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन में माना जाता है? तो वह माना जाता है तार सप्तक से, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? विकल्प है पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात, इमरतिया। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? तो वह रचना है मेरे साक्षात्कार, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मजय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? विकल्प है छंदोग्योपनिषद, कंठोपनिषद, कैनोपनिषद, या फिर
बृहदारण्यकोपनिषद। क्या होगा सही उत्तर? आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वह है कंठोपनिषद पर आधारित। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? विकल्प है महाप्रस्थान, अरण्य, शबरी या फिर गुनाहों का देवता। नरेश मेहता की लिखी रचना कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा गुनाहों का देवता। इसके अलावा नरेश मेहता जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाप्रस्थान, अरण्य और शबरी। ए बी सी ये तीनों है नरेश मेहता की रचनाएं, और जो गुनाहों का देवता है यह जो है नरेश मेहता की रचना नहीं है। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब की सुविधा की कृति है। विकल्प दिए गए हैं कहानी, समीक्षा, उपन्यास या फिर काव्य। तो इसका उत्तर होगा काव्य। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस सुविधा की कृति है? तो यह है काव्य। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? विकल्प है दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर धर्मवीर भारती। तो मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक जो है वह है विजय देव नारायण शाही। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? विकल्प है जन्मदिन की धूप में, एक स्वपन कथा, भूल गलती या फिर ब्रह्म राक्षस। अब ब्रह्म राक्षम क्या होगा सही उत्तर? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जन्मदिन की धूप में। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में जो है जन्मदिन की धूप में कविता संकलित नहीं है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अगेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित है। कौन कौन सी है? विकल्प है दिए गए हैं। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। अगेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं और जिनका नाम है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। तो बी जो है सही उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न है डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने किया है सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद को प्रभावित? विकल्प है मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो इसका उत्तर होगा अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, फंतासी के बारे में विकल्प जो सही नहीं है वो है फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। ये वक्तव्य जो है सही नहीं है। इसके अलावा सही वक्तव्य कौन से हैं? बी, सी और डी। बी, सी और डी में क्या है? बी में है फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, ये सही है। सी है फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए भी होता है, ये भी सही है। और डी है फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। यानी कि बी, सी और डी ये तीनों सही है और जो गलत है वो है विकल्प नंबर ए। और प्रश्न क्या पूछा गया है? वक्तव्य कौन सा सही नहीं है? तो ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विकल्प दिए गए हैं विपात्र,
एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा और भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS PGT 2015 में पूछा गया था। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति को जो है प्रतिबंधित किया गया था मुक्तिबोध की पुस्तक को। डी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रेमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? विकल्प है प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा या फिर कामायनी। प्रेमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो वह पात्र है किससे? असाध्य वीणा से। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद से, छायावाद से, यथार्थवाद से या फिर प्रयोगवाद से? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो यह कथन है प्रयोगवाद से संबंधित। डी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 35, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज की यह वीडियो बस हमारी यहीं तक थी, जो कि हमारी हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 35 आज कंप्लीट हो चुका है। और अब हम मिलेंगे आने वाले जो है नेक्स्ट भाग में, जो कि हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 36। तो शीघ्र ही हम एक नए भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।